हाँ जी, राधे राधे। सभी का BL सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपना रीट मेंस को लेकर जो बैच प्रारंभ है लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए, उनकी जो क्लासेज हैं वो अपन ने निःशुल्क शुरू कर रखी है। उसी में आज की अपनी जो क्लास है वो चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों के लिए शैक्षिक परिदृश्य की क्लास है। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 8 क्लास है। कौन से नंबर की क्लास है? 8वें नंबर की क्लास है। शैक्षिक परिदृश्य अपन ने शुरू कर रखा था तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें अपना सेकंड लास्ट चैप्टर है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 वाला। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने RT एक्ट 2009 कर रखा है। यदि वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देख लें, ठीक है। तो यदि क्लास में आप सबसे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आता है, नई क्लास आती है, सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य साथियों तक भी यह वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो भी अपनी तैयारी कर पाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपको लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको बैक टू बैक क्लासेस प्रोवाइड हो जाए। पीछे वाला वीडियो RT एक्ट में अपन ने बात की थी कि धारा 38 का प्रयोग करके कोई भी राज्य हैं वो अपने इन नियमों में कुछ संशोधन करते हैं। उसी धारा 38 को लेकर अपन आज बात करेंगे कि राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 क्या है। इतना यदि आप लोग कर लोगे तो आपके लिए मैटर है वो सफिशिएंट हो जाएगा। इतना मैटर आप लोगों को करना है। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। पहला है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। ये चैप्टर का नाम है राजस्थान, क्या नाम है? राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। ये अपने टॉपिक का नाम रहने वाला है। कैसे लागू हुआ ये? धारा 38 RT की जो धारा है, किसकी धारा है? RT एक्ट 2009 की धारा 38 का प्रयोग कर इसको लागू किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 है वो किस धारा का प्रयोग करके लागू किया गया? धारा 38 का। इसके अंदर कितने भाग है? इसके अंदर भाग है 10। वहाँ अपने अध्याय कितने थे सर? उसमें अध्याय थे, यहाँ उसको भाग कर दिया। वहाँ अध्याय कितने थे? 7 अध्याय। यहाँ भाग कर दिए। भाग कितने हैं? तो आपके भाग है 10। वहाँ पर नियम की जगह वहाँ धारा थी, वहाँ 38 थी, यहाँ 29 नियम है। यह अधिसूचना गजट नोटिफाई 29 मार्च 2011 को होती है और ये लागू हो जाता है 1 अप्रैल 2011 को। क्लियर है? ये बातें आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि इसमें कितने भाग है? 10 भाग है। कितने नियम है? 29 है। अधिसूचना कब जारी की गई? 29 मार्च 2011 को। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2011 को। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। नियम नंबर 1, ज़्यादा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नियम नंबर 1, इसका नाम है संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। सेम वही नियम है जो RT पहले का था। RT 2009 की धारा नंबर 1 क्या थी सर? धारा नंबर 1 यही थी कि उसका नाम, उसका प्रसार और उसका प्रारंभ। क्लियर है? तो नियम नंबर 1 में संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। वहाँ पर भी 2 नंबर में परिभाषाएं थी, यहाँ पर भी नियम नंबर 2 में परिभाषाएं। वहाँ धारा नंबर 2 में परिभाषा थी, यहाँ नियम नंबर 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं। क्रॉस याद भी करते जाना ताकि दोनों में कन्फ्यूज आप नहीं हो। वहाँ पर जो परिभाषाएं थी वो किसकी थी? बालक की परिभाषा थी। तो बालक क्या है वो आपको पता है, 6 से 14 वर्ष तक का जो भी विद्यार्थी है वो बालक। वहाँ समुचित सरकार की परिभाषा थी, तो समुचित सरकार यहीं बता देता हूँ, वही बात यहाँ है। समुचित सरकार वहाँ पर राज्य, केंद्र और संघ थी, यहाँ राज्य सरकार होगी।
बालक, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई थी, तो प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा। यहाँ पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी CBEO चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, CBEO ब्लॉक के प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी जो अधिकारी, ये पिछली बार पूछा गया था कि ब्लॉक में जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए प्रभारी अधिकारी कौन है, तो वो है ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी वो जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्राधिकारी है, यानी प्रभारी अधिकारी जिले में यदि बात करें तो वो कौन है, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। और ब्लॉक स्तर पर बात करें तो कौन हो जाएगा, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। क्लियर है, दोनों धाराएं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ धारा थी, यहाँ पर इनका क्या हो जाता है, नाम हो जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना और करते। विद्यालय प्रबंधन समिति SMC की संरचना और कार्य। वहां पर धारा नंबर 3 में क्या था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए होना चाहिए। यहाँ पर SMC आ गई, विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना। ये वहाँ कहाँ थी, वहाँ थी धारा नंबर 21 में SMC की संरचना, यानी साधारण सभा के नाम से जानी जाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति कौन सी है, जो अपन ने विद्यालय प्रबंधन की समितियां पढ़ी थी, वहां पर विद्यालय प्रबंधन समिति के 2 भाग पढ़े थे। एक भाग था साधारण सभा, उसी के लिए मैंने कहा था जब तक आपको कोई नाम दिया हुआ नहीं है तो विद्यालय प्रबंधन समिति आपको साधारण समझनी है। वो साधारण सभा वाले सारे रूल यहाँ लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने इनको वापस नहीं लिखा है, वहाँ अपन ने पढ़ लिया है। क्लियर है, तो साधारण जो सभा थी वो किस किस से, वो साधारण सभाएं विद्यालय प्रबंधन समिति की होगी। ये धारा नंबर 3 में, सॉरी नियम नंबर 3 में। नियम नंबर 1 नाम, नियम नंबर 2 परिभाषाएं, नियम नंबर 3 SMC की संरचना व करते। नियम नंबर 4 विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति। नियम नंबर 4 विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति अपन ने जो सेकंड पार्ट पढ़ा था ना, कार्यकारिणी समिति, क्या पढ़ा था अपन ने, वहाँ मैंने लिखा था कार्यकारिणी समिति, वही है कार्यकारी समिति। बैठकों की गणपूर्ति 1/3, साधारण सभा की कितनी थी, 1/4 थी, 25% थी ना, यहाँ कितनी है, 1/3 है। पदेन सचिव कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है, वो कार्यकारिणी का क्या होता है, पदेन सचिव होता है। और 50% सदस्य महिला सदस्य होनी आवश्यक है। तो वो कितने थे टोटल, 16 सदस्य थे ना अपने, उन 16 में से 8 क्या होनी चाहिए, वो नियम है। यानी नियम आपको इतना याद करना है कि नियम नंबर 3 में क्या है, SMC की संरचना एवं कार्य। नियम नंबर 4 में क्या है, कार्यकारी समिति की संरचना एवं कार्यकारी की संरचना। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति, डिटेल वहां अपन ने पढ़ ली है, टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। नियम नंबर 5 विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय विकास योजना तैयार करना, यानी विद्यालय की विकास जो योजना है वह तैयार कौन करेगा, तो SMC के द्वारा की जाएगी। तो विद्यालय विकास योजना तैयार करना। नियम नंबर 6 विशेष प्रशिक्षण। नियम नंबर 6 विशेष प्रशिक्षण। विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी, यानी वे बच्चे जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करेगी कौन, विद्यालय प्रबंधन समिति। किसके द्वारा, नियम नंबर 6 के द्वारा विशेष प्रशिक्षण। और प्रशिक्षण की अवधि होगी न्यूनतम 3 मास की, अधिकतम 2 वर्ष की। विशेष प्रशिक्षण कितनी धाराएं हो गई सर, धारा हो गई 6। कौन कौन सी,
नियम नंबर 1, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लो। सर अभी तक अपन ने पढ़ा कि जो RTE है राजस्थान वाले, जो नियम 2011 है, वो नियम 2011 धारा 38 का प्रयोग करके राजस्थान में लागू की गई। कब लागू की गई सर? अधिसूचना तो 29 मार्च 2011 को आई, ठीक है। लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। 1 अप्रैल 2011 को। कितने भाग? 10 भाग। कितने नियम? 29 नियम। क्लियर है? इतनी बात अपन ने पढ़ी। अब आगे देखते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो सबसे पहले नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, अभी तक ये पढ़िए। नियम नंबर 1 क्या कहता है? नाम कहता है, प्रसार कहता है, नाम और उसका प्रसार। चलो, नियम नंबर 2 क्या कहता है? परिभाषाएं। परिभाषाएं कौन कौन सी परिभाषाएं थी बच्चों? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। नियम नंबर 3, SMC की संरचना एवं करते। नियम नंबर 4, SM विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी जो समिति उसकी चर्चा। 5 के अंदर विकास योजना, विद्यालय की विकास योजना। और नियम नंबर 2, विशेष प्रशिक्षण है। विशेष प्रशिक्षण वाले बच्चों की पहचान कौन करेगी? तो विशेष प्रशिक्षण वाले बच्चों की पहचान करेगी विद्यालय प्रबंधन समिति SMC करेगी। और कोर्स की जो अवधि होगी वो 3 मास न्यूनतम और अधिकतम 2 वर्ष की रहेगी। ये भी पूछी जा सकती है। क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट इसमें? सर किसी को कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? चलो जी, शानदार जबरदस्त तरीके से अपन ने ये समझ लिया। तो 6 नियम में मानता हूं आप सभी लोगों को याद हो गए होंगे जी। क्लियर है? चलो, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 है कि आसपास का क्षेत्र एवं सीमाएं कि विद्यालय के अंदर कौन कौन सी सीमाएं होगी। तो आसपास का क्षेत्र और सीमाएं 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होगा और उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 किलोमीटर होगा। केंद्र में 3 किलोमीटर की बात की, लेकिन राजस्थान सरकार ने 2 किलोमीटर की बात की है। क्लियर है? राजस्थान सरकार 2 किलोमीटर में 8वीं तक स्कूल बताती है और 1 किलोमीटर की दूरी पर 5वीं तक की स्कूल। तो आसपास का क्षेत्र और सीमाएं धारा नियम नंबर 7 में। नियम नंबर 8, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व वहाँ धारा नंबर 8 में थे ये राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के उत्तरदायित्व। क्लियर है? ये धारा नंबर 8, नियम नंबर 8। नियम नंबर 9, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों को रखा जाना। स्थानीय जो प्राधिकारी होंगे वो बालकों के वहाँ उस क्षेत्र में जो भी बालक है जन्म से लेकर 14 वर्ष तक उसका अभिलेख रखेगा स्थानीय प्राधिकारी। नियम नंबर 9 के तहत। नियम नंबर 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के बालकों का अभिलेख संधारण करेगा, जन्म से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का। नियम नंबर 10, कमजोर वर्ग। नियम नंबर 10 क्या है? कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश होना चाहिए। कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश नियम नंबर 10 में। नियम नंबर 11, राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, यानी हर बालक की प्रतिवर्ष राज्य सरकार प्रतिपूर्ति देगी। किसको देगी? सीधे विद्यालय को देगी। 1 वर्ष में 2 बार देगी।
इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य स्तरीय एक कमेटी होगी, वो इसका निर्धारण करेगी कि प्रति जो बालक है उसका व्यय कितना वहन करना है, और उसकी किताबों का खर्चा भी कौन देगी? यही कमेटी के द्वारा निर्धारित होगा। देगा कौन है? वो देगा अपना जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, निदेशक माध्यम। बैठक होती है मई माह में, इसकी बैठक है कौन की? राज्य सरकार की द्वारा। क्लियर है? चलो जी, शानदार, गजब। प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार विद्यालय को दी जाएगी। प्रतिपूर्ति किसको दी जाएगी? वर्ष में कितनी बार? 2 बार। किसको? विद्यालय को। एक अक्टूबर माह में और एक जून माह में। विशेष बात करें तो ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या करवा सकेगा। कौन? ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बालकों के नामांकन को सत्यापित कर सकता है या किसी से करवा सकता है। ये था आपका नियम नंबर 11। नियम नंबर अपन ने 6 तक पढ़ लिए थे। 6 तक के पढ़ने के बाद में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे नियम नंबर 7, 8, 9, 10 और 11। कौन कौन से की करेंगे? नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8, नियम नंबर 9, नियम नंबर 10 और नियम नंबर 11। सर ये क्या है? ये देखो, नियम नंबर 7 तो ये कहता है कि विद्यालय का जो क्षेत्र होगा वो कितना होगा। विद्यालय का जो क्षेत्र है और सीमा है वो क्या होगी? तो 1 से 5वीं तक की विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे और 6 से 8वीं तक के विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर होंगे। नियम नंबर 8 कहता है कि स्थानीय जो प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी और राज्य जो सरकार है उसके कर्तव्य क्या होंगे। नियम नंबर 9 क्या कहता है? नियम नंबर 9 ये कहता है कि जो भी आपकी संरचना होगी बच्चों के लिए, यानी नियम नंबर 9 के द्वारा क्या है कि जो स्थानीय प्राधिकारी होगा वह क्या करेगा? स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय जो प्राधिकारी होगा वह लेखों का, अभिलेखों का संधारण करेगा। अभिलेखों का संधारण करेगा यानी उसके क्षेत्र में जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के कितने जो बालक है उनका क्या क्या फीडबैक रहता है, उनका अभिलेख संधारण करेगा। नंबर 10 कहता है कि जो भी अलाभप्रद बच्चे हैं, अलाभप्रद जो बच्चे हैं या फिर जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं उनको प्रवेश दिलाना सुनिश्चित करेंगे। और नियम नंबर जो 11 है वो है प्रति बालक जो व्यय है उसका अभिवेदन कि कितना जो व्यय है वह दिया जाएगा। इसका निर्धारण समिति करेगी। कौन करेगी? एक राज्य स्तरीय कमेटी करेगी कि किस बालक के लिए कितने रुपए देंगे। इसकी बैठक मई माह में होगी और ये एक बार तो अक्टूबर में और एक बार जून में क्या करेगी? उनको देगी। 2 बार प्रतिपूर्ति दी जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल शानदार, गजब। और नामांकन को सत्यापित कौन करता है? अंतिम जो नामांकन होगा उसका सत्यापन ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी करेगा और वो भी प्रारंभिक शिक्षा का। नियम नंबर 12, कौन सा नियम की चर्चा करेंगे? नियम नंबर 12, आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। वहां 14 में बालक को दिया जा रहा था, यहाँ नियम नंबर 12 आयु के सबूत के लिए दस्तावेज जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन जारी प्रमाण पत्र या अस्पताल का कोई जो रिकॉर्ड है वो, या फिर माता पिता ने जो आयु बताई है वो करेगा। नियम नंबर 13 प्रवेश के लिए विस्तारित काल अवधि। प्रवेश के लिए विस्तारित काल अवधि 6 माह के लिए। नियम नंबर 13 प्रवेश के लिए विस्तारित काल अवधि।
नियम नंबर 14 क्या कहता है? विद्यालयों को मान्यता लेनी पड़ेगी। नियम नंबर 14 कहता है विद्यालयों को मान्यता लेनी पड़ेगी। गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम जो 1989 है, उस नियम के तहत इनको क्या लेनी पड़ेगी? मान्यता लेनी पड़ेगी। अर्थात निजी विद्यालय चलाने हैं तो मान्यता लेनी पड़ेगी। नियम नंबर किसके द्वारा? 14 के द्वारा। नियम नंबर 15, विद्यालय से मान्यता वापस भी ली जा सकती है। नियम नंबर 15, विद्यालय से मान्यता वापस लेना। कभी कभार आता है ना, जब आप देखते हो अखबारों के अंदर लिखा हुआ आता है कि यदि कलेक्टर का आदेश नहीं माना जाएगा तो उस विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, तो वो नियम नंबर इस 15 के तहत ही है। नियम नंबर 16, अध्यापक की न्यूनतम अर्हता एवं योग्यता। वहाँ 24 में थी, अध्यापक के लिए न्यूनतम अर्हता एवं योग्यताएं, टेट वगैरह 2 एग्जाम देनी पड़ेगी, 3 में था वो, 23 में। नियम नंबर 17, न्यूनतम योग्यता में राज्य सरकार कुछ शिथिलीकरण कर सकती है। यानी पहले आरटीई एक्ट आने से पहले जो अध्यापक लगे हुए थे उनके पास में टेट वगैरह नहीं था, आर टेट वगैरह नहीं था, तो इनमें शिथिलीकरण है कि आने वाले 5 साल में आप इनसे प्राप्त कर सकते हो। नियम नंबर 18, न्यूनतम अर्हता को अर्जित किया जाना। यानी न्यूनतम अर्हता को तो अर्जित करना ही होगा। नियम नंबर 19, अध्यापकों के वेतन, भत्ते, सेवा के निबंध और उनकी शर्तें। नियम नंबर 19 क्लियर है। नियम नंबर 20 की चर्चा करते हैं, ये थोड़े से याद रखने वाले हैं। नियम नंबर 20, अध्यापकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले कर्तव्य। यानी ये कर्तव्य अध्यापकों को करने ही पड़ेंगे। नियम नंबर 20 में अध्यापक एक फाइल में विद्यार्थी का संचय अभिलेख रखेगा। एक फाइल बनाएगा, उसमें प्रत्येक विद्यार्थी का डाटा रखेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा। पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यक्रम का विकास, प्रशिक्षण मॉडल में भी इनको भाग लेने होंगे नियम नंबर 20 के अनुसार। नियम नंबर 20 के अनुसार। नियम नंबर 21, प्रत्येक विद्यालय में छात्र। नियम नंबर 21, प्रत्येक विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुपात बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। यदि राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं होता तो आपके लिए वैकेंसी नहीं आती, टाइम पे डीपीसी वगैरह कर देते, तो ये इनके कर्तव्य हैं। इसमें कहा गया है नियम नंबर 21 में, अध्यापकों की स्वीकृति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार करेगी कि कितने अध्यापक होने चाहिए। अधिसूचना के 3 माह के भीतर वहां नियुक्ति होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक एसएमसी की सिफारिश से ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा को अधिकारी को 10 अप्रैल तक रिपोर्ट देगा। यानी यहाँ पर ये जो एसएमसी की सिफारिश पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा को हर वर्ष 10 अप्रैल तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कौन? प्रधानाध्यापक। किसको? ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को। ब्लॉक प्रारंभिक जो शिक्षा अधिकारी है वो 10 मई तक जिला पदाधिकारी को देगा। 10 अप्रैल से 10 मई, 1 महीने के बीच सारे प्रधानाध्यापकों की रिपोर्ट तैयार करके फिर किसको देगा? ब्लॉक जिला को। फिर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कौन है? जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी 20 मई तक रिपोर्ट निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को देगा और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा 15 जून तक राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। और इस प्रकार से अध्यापकों की मॉनिटरिंग होगी कि नए क्षेत्र में इस प्रकार के अध्यापक चाहिए। तो किस किस तारीख को? 10 अप्रैल को, 10 मई को, 20 मई को, 15 जून को। ये 10 अप्रैल को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला को, जिला किसको? माध्यमिक निदेशक और माध्यमिक निदेशक राज्य सरकार को। क्लियर है? चलो जी। नियम नंबर 22 है शैक्षणिक प्राधिकारी कौन होगा? नियम नंबर 22 में शैक्षणिक प्राधिकारी राजस्थान में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर RSCERT उदयपुर है, वो शैक्षणिक प्राधिकारी है राजस्थान सब में। राजस्थान में शैक्षणिक प्राधिकारी कौन है? RSCERT उदयपुर। RSCERT का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर।
नियम नंबर 23 प्रमाण पत्र प्रदान करने पड़ेंगे। 23 प्रमाण पत्र प्रदान करना। प्रारंभिक शिक्षा पूरा होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा 1 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा? प्रमाण पत्र देना पड़ेगा प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होने का। प्रमाण पत्र का आधार योगात्मक मूल्यांकन होगा। समेटिव असेसमेंट यानी योगात्मक मूल्यांकन के आधार पर क्या देना पड़ेगा? प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पहले होते हैं 6 फॉर्मेटिव असेसमेंट, 3 होते हैं योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट। पाठ्यक्रमों के बाहर के क्रियाकलापों के भी निर्दिष्टित करेगा, यानी प्रमाण पत्र में स्वास्थ्य का, खेल का, इन सब बातों में भी यदि वो है तो उनका उल्लेख भी करना पड़ेगा। किसमें? नियम नंबर 23 में। नियम नंबर 24 अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र होगा। अध्यापकों को शिकायत है किसी भी प्रकार की तो नियम नंबर 24 के द्वारा वह निवारण तंत्र की पालना कर सकता है। ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी। ब्लॉक विकास अधिकारी इसका अध्यक्ष होगा। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसका सदस्य होगा और अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होगा। अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। शिकायत लिखित में सदस्य सचिव को देनी होगी, यानी अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को देनी पड़ेगी। किसी अध्यापक को कोई समस्या है तो असंतुष्ट है, यदि सदस्य इस समिति से असंतुष्ट होने पर जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति को अपील कर सकेगा। इसमें भी वही सदस्य होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला सीईओ अध्यक्ष होगा, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होगा और अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी क्या होगा? इसका सदस्य सचिव होगा। जी क्लियर है। दोनों समिति 3 माह में कम से कम 1 बैठक जरूर करेगी। निवारण के लिए जो दोनों समिति बनी हुई है ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय, वो कम से कम 3 माह के अंदर 1 बैठक उन्हें करनी आवश्यक है बच्चों। क्लियर है? बिल्कुल शानदार, गजबे। नियम नंबर 25 बालकों या माता पिता की शिकायत का निवारण तंत्र। यदि पहले क्या था? 24 में अध्यापकों का था, 25 में बालकों या माता पिता की शिकायत का निवारण तंत्र। शिकायत एसएमसी के अध्यक्ष को करेगा। यदि बालक को या फिर माता पिता को किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो शिकायत करेगा एसएमसी के अध्यक्ष को। अध्यक्ष एसएमसी की बैठक में निवारण करेगा। एसएमसी की बैठक होगी तो अध्यक्ष निवारण करेगा, या फिर निवारण नहीं होने पर सूचना समुचित प्राधिकारी को देगा। प्राधिकारी उचित कार्यवाही करेगा। प्राधिकारी क्या करेगा? उचित कार्यवाही करेगा एवं 3 माह के भीतर आवेदक को सूचित भी करेगा। 3 माह में जिसने आवेदन किया उसको सूचित करेगा प्राधिकारी। नियम नंबर 26 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन। नियम नंबर 26। नियम नंबर 27 क्या कहता है भाई? नियम नंबर 27 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों को प्रस्तुत करने की जो रीति है वो किस प्रकार से प्रस्तुत की जाएगी उसकी कंप्लीट जानकारी नियम नंबर 27 में। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। कितने हैं? 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। नियम नंबर 28 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। उधर पढ़ा था ना पढ़ने, राष्ट्रीय सलाहकार राज्य सलाहकार परिषद। नियम नंबर 28 राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उनके करते गठन। 1 अध्यक्ष होगा, 14 सदस्य होंगे। टोटल कितने होंगे? 15 सदस्य। पदेन अध्यक्ष से विद्यालय शिक्षा विभाग का प्राधिकारी प्रभारी मंत्री। पदेन अध्यक्ष कौन होगा? विद्यालय शिक्षा विभाग का प्राधिकारी मंत्री। मंत्री क्या रे? प्रभारी मंत्री। कम से कम 3 सदस्य SC ST में अल्पसंख्यक के होंगे। परिषद के पदेन सदस्य कौन कौन से होंगे, यानी पद धारण करने वाले? प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव, निदेशक RSCRT उदयपुर का, निदेशक आयुक्त प्रारंभिक शिक्षा का,
अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान परिषद का पदेन सदस्य सचिव होगा। यानी राज्य परियोजना जो निदेशक होता है ना वो सर्व शिक्षा अभियान परिषद का पदेन सदस्य सचिव भी होगा। 1/3 महिला सदस्य होंगी। बैठक 3 माह के अंदर करनी पड़ेगी। गणपूर्ति 50% रहेगी। बैठक की गणपूर्ति कितनी रहेगी? 50% की रहेगी। बैठक की गणपूर्ति कितनी रहेगी? 50% की रहेगी। बैठक की गणपूर्ति कितनी रहेगी? 50% की रहेगी। क्लियर है? बिल्कुल शानदार, गजब। नियुक्ति होगी 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष के लिए, और परंतु 2 अवधियों से अधिक नहीं हो सकता। मैक्सिमम 2 अवधियों के लिए हो सकता है, यानी 4 साल हो सकता है। 2 बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहने पर पद से हटाया भी जा सकेगा। बिना बताए 2 बैठकों से लगातार अनुपस्थित रह जाता है सदस्य तो हटा सकते हैं। रिक्त पद 120 दिन के भीतर भरा जाएगा। यदि पद रिक्त हो जाता है तो 120 दिन के भीतर भरा जाएगा। नियम नंबर 29, शंकाओं का निराकरण। किसी भी प्रकार की शंका है उसका निराकरण कर सकते हो। मामला शिक्षा विभाग देखेगा, और मामला कौन देखेगा? और इसका निर्णय है वो बाध्यकारी है और अंतिम है। यदि किसी भी प्रकार की शंका है तो उसका निवारण शिक्षा विभाग करेगा, और इसका जो निर्णय दे देगा वो बाध्यकारी रहने वाला है, अंतिम रहने वाला है। ये इसके टोटल नियम कितने हो गए? 29। ये इसके 29 नियम आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। शैक्षिक परिदृश्य बाय BL सर। इन नंबरों से ये PDF आप प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार के नोट्स वगैरह चाहिए, यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हो अच्छे से। यानी ये नोट्स है, आप लोग इनको क्या कर सकते हो? प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त कर सकते हो अच्छे से। किसी भी प्रकार के आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये नोट्सों की PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्रोवाइड फीस है वो 59 रुपये हैं। यदि आप लेना चाहते हो तो 59 रुपये पे लेकर इनको आसानी से शॉर्ट स्वीट और सिंपल शब्दों में मैं जैसे पढ़ा रखा है उसी प्रकार से ये लिखे हुए ये PDF मिलेगी। तो इसको एग्जाम में जब लास्ट में जाना चाहते हो तो आप इनको स्पीड से रिवीजन कर सकते हो। और किताबों में आपको ऐसे मिक्स में लिखे हुए मिलते हैं। यहाँ मैंने शानदार शॉर्ट स्वीट तरीके से बता दिया। और यदि मेरी क्लास आप लोगों ने ले ली तो फिर आपको इन नोट्सों को समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी मैं नोट्स देता हूँ उनको मैं यहाँ करवाता भी हूँ। ठीक है? यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ है, यहाँ तक आपने देखा है, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दे, लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नया वीडियो आने पर सबसे पहले आपको मिल सकते हैं। नोट्स शैक्षिक परिदृश्य के शानदार 59 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे ही ये 50 लोग हो जाएंगे ये फीस हो जाएगी, वो हो जाएगी 120 रुपये। कितनी हो जाएगी? 121 रुपये होने वाली है। ठीक है? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। राम राम।